बच्चे डिस्प्ले पे तुम लोग के शो हो रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन था ना, जो पिछला हमने पोर्शंस कर रहे थे हम लोग, उसी का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, जिसमें हम लोगों ने एकात्मक शासन प्रणाली और लोक संगठनात्मक शासन प्रणाली जो हमने देखा था बच्चे, उसमें लोकतांत्रिक सरकार के तो हमने प्रकार देख लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो लोकतांत्रिक जो शासन होता है बच्चे, लोकतांत्रिक सरकारें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था। एक्चुअली क्या होता है कि लोकतांत्रिक सरकार के अलावा बच्चे कहीं कहीं पे तुम्हें गैर लोकतांत्रिक शासन भी दिखेगा, गैर लोकतांत्रिक सरकारें भी दिखेंगी। एक्चुअली उन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है, उन देशों में एक प्रकार से गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए तुम्हें पता है बच्चे, और तुम जानते भी हो कि जब भी हम लोग लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की बात करते हैं बच्चे, तो उसमें एक से अधिक क्या होने चाहिए, दल होने चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है, एक से अधिक दल होंगे और उन दलों के बीच में प्रतिस्पर्धा होता है, और फिर प्रतिस्पर्धा के पास जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो क्या करता है, शासन का निर्माण, शासन में शासन करता है बच्चे, शासन प्रणाली के द्वारा शासन करना शुरू करता है। तो जो गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार हैं बच्चे, उसमें एक शासन प्रणाली आती है जिसको हम लोग एक दलीय साम्यवादी शासन बोलते हैं। जैसे साम्यवादी जो राज्य हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, जो साम्यवादी राज्य हैं या जो कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं बच्चे, वहां पे सिंगल पार्टी डोमिनेशन होता है बच्चे, एक ही पार्टी होगा, एक ही दल होगा, ठीक है। और चुनाव भी वहां पे एक ही दल के लिए होता है और जनता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। जनता उसी दल को क्या करता है, वोट देता है, उसी दल के उम्मीदवारों को क्या करता है, वोट देता है। तो एक दलीय जो शासन प्रणाली है बच्चे, वो कुछ देशों में तुम्हें देखने को मिलेगी। जैसे चीन में आओगे बच्चे तो वहां पर एक दलीय साम्यवादी शासन प्रणाली है बच्चे, चीन में एक दल शासन करता है। क्यूबा में आओगे तो वहां पर भी एक ही दल है। उत्तर कोरिया में आओगे तो बच्चे वहां पे भी एक दलीय शासन है और डिक्टेटरशिप्स मिल जाता है बच्चे। 90 से पहले यानी यूएसएसआर, ठीक है, जब यूएसएसआर होता था, रसिया जब यूएसएसआर होता था बच्चे, तो वहां पर भी एक ही दल था। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद वहां पे भी बहुदलीय प्रणाली आई बच्चे। तो जो एक दलीय साम्यवादी शासन होता है बच्चे, वहां पर क्या होता है कि जो दल होता है उसी दल का पूरे शासन पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। पूरे दल, वो जो दल होगा बच्चे, उस दल के पास सत्ता होगी और वो अपने सत्ता और अपने प्राधिकार के द्वारा पूरे शासन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और वहां पे बच्चे एक दलीय साम्यवादी यानी टोटलिटेरियंस जो शासन होता है बच्चे, टोटलिटेरियन जो सिस्टम होता है, वहां पे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं होता है बच्चे। सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो, यानी सरकार के नीतियों के खिलाफ आपको विरोध करने का अधिकार नहीं होता है कि आप सरकार के नीतियों के खिलाफ क्या करो, विरुद्ध अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। और एक ही दल होगा बच्चे, अन्य राजनीतिक दलों का वहां पे निर्माण भी नहीं करने दिया जाता है। और दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप होते हैं बच्चे, उस तरह के संगठनों को भी एक दलीय साम्यवादी शासन में निर्मित नहीं होने दिया जाता है बच्चे। तो तुमसे अगर कोई ये पूछता है कि टोटलिटेरियंस सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली क्या होती है, तो सीधा बताना होता है टोटलिटेरियन जो सिस्टम होता है वहां पर एक दल के द्वारा शासन किया जाता है। जनता को सरकार के विरुद्ध अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं होता है। अन्य राजनीतिक दलों को निर्मित करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। दबाव समूह जैसे संगठन जो है वो निर्मित नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को बच्चे हम लोग टोटलिटेरियंस या फिर एक दलीय साम्यवादी शासन बोलते हैं। या टोटलिटेरियंस को जब ट्रांसलेट करोगे बच्चे तो एक तरह से क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है सर्वाधिकारवाद। सर्वाधिकारवाद का मतलब होता है कि एक ही दल के द्वारा पूरे शासन, पूरे लोगों पे एक प्रकार से क्या किया जा रहा है, शासन किया जा रहा है। पूरे लोगों को एक तरह से क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। और इस प्रकार के जो बच्चे, अगर किसी का स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लो। वैसे तो सभी का ऑफ ही दिख रहा है ऋचा बच्चे, पहले तू अपना स्पीकर ऑफ कर, बाकी सभी का ऑफ है। ऋचा बच्चे प्रियंका का ऑफ है, प्रियंका का ऑफ है, तू अपना ऑफ कर पहले, अपना ऑफ कर देना, बाकी सभी का ऑफ है। तो जहां पे एक दलीय साम्यवादी शासन प्रणाली होती है बच्चे, या जहां पे टोटलिटेरियन
सिस्टम होता है बच्चे, वहां पे जो राज्य होता है वो राज्य क्या करता है, व्यक्ति जो है बच्चे उसके जीवन के सभी पक्षों को एक प्रकार से क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है बच्चे। इसीलिए टोटलिटेरियंस को हम लोग सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई ये पूछा जाए कि सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली क्या होती है, तो सीधा बताना है कि वहां पर एक दल होगा और उसी दल के द्वारा पूरा शासन को क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। और उस शासन में जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को शासन के नीतियों के खिलाफ, शासन की जो नीतियां होती हैं उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं होता है बच्चे। और व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता। यहाँ पे जो सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली होती है वहां स्वतंत्रता नहीं दिया जाता, वहां पे समानता पे बहुत अधिक बल दिया जाता है बच्चे। जो सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली होती है वहां पे समानता पे बहुत अधिक बल देते हैं। तो तुम्हें पता है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमने स्वतंत्रता पे बहुत अधिक बल दिया तो समानता में कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर हम समानता को बढ़ाना शुरू करेंगे, समानता पे बहुत अधिक बल देंगे तो स्वतंत्रता का क्या होने लगता है, हनन होने लगता है। तो एक हमें मात्रा निश्चित करनी पड़ती है और उसी मात्रा में हमें समानता और स्वतंत्रता देनी होती है। तो सीधा बोलना होता है कि जहां पे राज्य सभी चीजों को नियंत्रित करे, यानी व्यक्ति का जो जीवन है बच्चे, व्यक्ति की जो लाइफ है उस लाइफ को भी कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। उसके जीवन के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित किया जा रहा है बच्चे। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो एक दलीय साम्यवादी शासन प्रणाली होगी या फिर उसको सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली बोला जाता है बच्चे। टोटलिटेरियंस गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली बोलते हैं बच्चे। ये तुमसे पेपर में पूछ लेगा बच्चे, जैसे कोई बच्चा डीएसएसबी का पेपर दे रहा है तो वहां पे ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि सर्वाधिकारवादी शासन की परिभाषा क्या होती है। तो वहां पे सीधा बताना होता है कि एक दल होता है, व्यक्ति के जीवन पर राज्य का टोटली क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं होती है, अन्य प्रकार के राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, अन्य प्रकार के राजनीतिक संगठनों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, दबाव समूह जैसी चीजें निर्मित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की जहां शासन प्रणाली हमें दिखती है तो उसको हम लोग सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली बोलते हैं बच्चे। जैसे चाइना में जाओगे, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, चाइना है तो चाइना में तुम्हें एकदम टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट दिखेगी चाइना में। क्यों? क्योंकि वहां का जो व्यक्ति है बच्चे, उन व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है बच्चे। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर सरकार ने कोई कानून का निर्माण किया, अगर वो कानून लग रहा है कि गलत है या उस कानून में कुछ कमियां, हमारे यहाँ लोग रोड पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा रोड पर आंदोलन, क्रांति, इस तरह के द्वारा सरकार के नीतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन चाइना में तुम जाओ बच्चे, उत्तर कोरिया में जाओ, क्यूबा में जाओ, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार और आजादी नहीं है बच्चे। ठीक है, तो वहां पे लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है। जबकि लोकतंत्र में तो बोला जाता है कि लोकतंत्र का विकास तभी संभव है बच्चे जब लोगों के पास एक प्रकार से राइट टू स्पीच हो। कोई भी राज्य विकास तब करता है जब लोगों के पास अभिव्यक्ति का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। क्योंकि विचार जो है बच्चे वो किसी भी राज्य को विकसित करने में बड़ा मदद करते हैं। तुम्हारे पास राज्य के निर्माण से संबंधित, राज्य के विकास से संबंधित कोई विचार है, रीचा के पास है, दीपा के पास है, मेरे पास है, प्रियंका के पास, अगर हमारे विचारों को दबा दिया जाएगा बच्चे और किसी जाहिल आदमी के विचारों पे अगर राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचा रहा है तो गलत। सभी लोकतंत्र में सभी के विचारों को लेना चाहिए और फिर उसमें से किसी अच्छे विचारों को लेकर हमें क्या करना चाहिए, नीतियों का निर्माण करना। ये लोकतंत्र में होता है बच्चे। लेकिन जहां सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली होती है वहां पर ये चीजें तुम्हें नहीं दिखेगा बच्चे। क्लियर है? तो टोटलिटेरिज्म अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली देखने को मिल रहा है बच्चे, तो उसका मतलब तो समझ में आ गया ना। समझ तो जाओगे ना कि सर्वाधिकारवादी अगर यहाँ पे लिखा है तो क्या बोलना चाहता है, क्या इसका सेंस होना चाहिए, तो वो तो तुम निकाल सकते हो ना बच्चे। कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे, हाँ हाँ, एक्चुअली वही होता है कि जैसे चाइना में भी तुम देखोगे बच्चे, सी जिनपिंग जो है, तो सी जिनपिंग ने, ठीक है ना, राष्ट्रीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसकी एक नीति थी वन बेल्ट वन रोड, ठीक है ना, वन बेल्ट वन रोड की नीति है बच्चे,
ठीक है, और वो चाहता है कि चाइना को विश्व के सभी देशों से जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो चाइना में एक तरह से सी जिनपिंग ने क्या किया, वहां के संविधान में संशोधन किया। जो साम्यवादी देश होते हैं बच्चे, ठीक है, एक बार माइक ऑफ कर लेना दीपा, एक बार माइक ऑफ कर लो, मैं सारी चीजें क्लियर। जो साम्यवादी शासन होता है बच्चे, तो वहां पर भी एक संविधान होता है। ऐसा मत बोल देना कि जो साम्यवादी शासन जहाँ पे होता है वहां पे संविधान नहीं होता, वहां पे भी संविधान होता है, और उस संविधान को संशोधन करने का अपना उनका एक प्रक्रिया होता है। तो सी जिनपिंग जो है वो अपनी महत्वाकांक्षी जो उनकी योजना है, सी जिनपिंग की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं बच्चे, उस योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, चीन के संविधान में संशोधन करके आजीवन नेतृत्व अपने पास रख लिया। अब जब तक जिंदा रहेगा बच्चे ना, सी जिनपिंग ही चाइना का राष्ट्रपति रहेगा बच्चे। इसी तरह से तुम रसिया में चले जाओ तो चुनाव तो होता है, लेकिन वहां पे व्लादिमीर पुतिन जो है बच्चे, उन्हीं के जीतने के चांसेस हर समय रहेंगे। वहां पे और भी दल होते हैं, लेकिन उन दलों को उतना महत्व नहीं मिलता है चुनाव जब होता है बच्चे। तो व्लादिमीर पुतिन भी काफी समय से वही राष्ट्रपति रह रहे हैं, और वो भी आगे रसिया में वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे राष्ट्रपति के पद पे। तो ये चीजें होते हैं। ये ऐसा तब होता है बच्चे कि कोई राजनीतिक लीडर, जो राजनीतिक नेता है, और वो राजनीतिक नेता अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो क्या कर लेता है कि नेतृत्व सिर्फ आजीवन ले लेता है। और चाइना की बच्चे ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है, ध्यान से सुनो, चाइना का ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है, चाइना की ऐसी संस्कृति है। जब माओ आया था बच्चे, तो माओ के पास भी आजीवन ही एक प्रकार से क्या था, माओ के पास आजीवन वहां का वो था, नेतृत्व था, राजनीतिक नेतृत्व आजीवन माओ के पास था। माओ के मरने के बाद डेंग सियाओपिंग आता, उसके पास भी रहता है बच्चे। तो सेम उनका ये पॉलिटिकल कल्चर है बच्चे, और उनको ये लगता है, और वहां की आवाम जो है इस चीज को सपोर्ट भी करती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है तो सही में ये व्यक्ति हमारा विकास करके दिखाएगा। हमारे यहाँ क्या है बच्चे, इस तरह का हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं। हम एक लोगों को देखते देखते बोर हो जाता है, अरे नहीं चेंज करो, बेफालतू का आदमी है। वहां पे इस तरह का पॉलिटिकल कल्चर बच्चे नहीं, यही कुछ कर सकता है, उनको इतना विश्वास होता है बच्चे। तो वो लोग उसी दल को क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, और उसके द्वारा अगर कोई संशोधन कर दिया, संविधान में कोई संशोधन ला दिया गया, तो उसका विरोध नहीं किया जाता है बच्चे। वहां पे माना जाता है कि नहीं, सी जिनपिंग जो है बच्चे, वही चाइना का बेहतर क्या कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता है बच्चे। तो इस तरह तो वहां पर भी तुम बोल सकते हो कि वो भी एक प्रकार से सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली ही है बच्चे, जहाँ पे एक व्यक्ति के पास नेतृत्व आजीवन प्राप्त हो गया बच्चे। वो रसिया में भी तुम्हें दिखेगा। उत्तर कोरिया में चले जाओ, वो पागल आदमी है, ठीक है, उसी के पास है, पहले उसके खानदान के पास था, उसके पास है बच्चे। क्यूबा में भी जाओगे तो वहां पे भी साम्यवादी शासन है बच्चे। अमेरिका के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड है लटका हुआ क्यूबा, और वो क्यूबा जो है वो साम्यवादी देश है। तुम लोगों ने एनसीईआरटी में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ा होगा, क्यूबा संकट पढ़ा है ना। मतलब वो क्यूबा संकट जो था बच्चे, वो इस स्थिति में विश्व को पहुंचाने वाला था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाता अगर बातचीत नहीं होता रसिया और अमेरिका के वजह में। तो लोगों को पता लगा कि अच्छा, कोई छोटा देश किसी बड़े देश के लिए समस्या खड़ा कर सकता है, तो उससे अच्छा है कि अगर वो छोटा देश मेरे लिए समस्या खड़ा, उस छोटे ही देश को अपने कंट्रोल में ले लो किसी तरह से। इसीलिए हम भूटान को, नेपाल को फ्री नहीं छोड़ते हैं, किसी न किसी तरह से उनको अपने साथ हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। नेपाल को फ्री छोड़ा, माओवादी शासन था बच्चे, कांधार हाईजेक हो गया, काठमांडू से दिल्ली तो आ रही थी, उड़ा के लेकर चले गए, ठीक है, और सारे टेररिस्ट जो थे वहीं से इंडियन एयरलाइंस में चढ़े हुए थे। तो ये चीजें IC-814 को जो हाईजेक किया गया था, तो ये सारी चीजें होती हैं वहां पे। आई बात समझ में बच्चे? क्लियर है दीपा? ठीक है बच्चे। अगला, जब गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जब आते हैं बच्चे, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अगला जो प्रकार तुम्हें कहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको हम लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप्स, या उसको तुम लोग ऑथोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट बोल सकते हो, ऑथोरिटेरियन सिस्टम बोल सकते हो, सैन्य शासन। यानी जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं बच्चे, जो पॉलिटिकल संस्थाएं होती हैं, उन पॉलिटिकल संस्थाओं को जो सेना के अधिकारी होते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, सारे पदों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और अपने पदों में नियंत्रण लेने के बाद बच्चे सेना के ही अधिकारियों के द्वारा उस जनता पे एक प्रकार से क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, और जनता को शासन में भागीदार
नहीं बनने दिया जाता है। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली को तुम सैन्य शासन बोल सकते हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप बोल सकते हो, जहां आर्मी के लोग, सेना के लोग ही शासन क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और आम जो जनता की भागीदारी है वो टोटली क्या कर दी जाती है, रिजेक्ट कर जाती है। तो आम तो उसको भी एक तरह से तुम मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स बोल लो या ऑथोरिटेरियनिज्म्स बोल लो। उसको ऑथोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट बोलते हैं। वो कभी कभी कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा करते हैं, और वैसे खास तौर से उन देशों में आता है। जैसे तुम पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में काफी तुम्हें मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स मिलेगा। बांग्लादेश में भी लोकतंत्र आ गया बच्चे, लेकिन लगभग तुम देखोगे कि वहां पर भी काफी समय तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बगल में म्यांमार कंट्रीज है बच्चे, वहां पर भी 2014 से पहले मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही था। तो वहां पर भी लोकतंत्र जैसी चीजें नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं था, ठीक है, आजादी लोगों को नहीं थी अभिव्यक्ति का बच्चे। तो ये चीजें जो होती हैं उसको हम लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप बोलते हैं बच्चे। आई बात समझ में? ठीक है। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में सिर्फ सेना के लोग होंगे शासन करने वाले में, वही अपन कुछ राष्ट्रपति बन जाएंगे, कुछ प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई कुछ मंत्री बन जाता है, सारे अपने में ही वो लोग क्या कर लेते हैं, जितने भी राजनीतिक पद होते हैं बच्चे उसका वितरण कर लेते हैं, और फिर वही लोग जनता के ऊपर क्या करते हैं, हुकूमत चलाते हैं, और जनता भी उनको एक प्रकार से अपना क्या करती है, समर्थन देती है बच्चे। तो वहां पे जहाँ पे एक्चुअली डिक्टेटरशिप जैसी चीजें जो है बच्चे, वो कहीं ना कहीं जनता के कंसेंट की वजह से ही आती है, जनता अपनी सहमति दे रही है तभी वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। भारत में मिलिट्री डिक्टेटरशिप से नहीं आ सकता बच्चे, और बहुत सारे लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक विकसित देश है जहाँ पे लोकतंत्र विकसित हो चुका है या विकासशील है बच्चे, वहां पर भी मिलिट्री को पावर में नहीं आने देता है। जनता रोड पर आ जाती है, विद्रोह कर देती है, और मार पीट के सेना को बोलती है कि भाई तुम्हारा काम है बॉर्डर पे लड़ना और हमें सुरक्षा देना, तुम्हारा काम शासन करना नहीं है बच्चे। भारत में कभी भी मिलिट्री हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजेक नहीं कर सकती है। आई बस समझो, सोचे भी तो भी नहीं कर सकती। पूरी आवाम क्या हो जाएगी, रोड पर आ जाएगी। और पता चला कि 10 लाख की सेना है बच्चे, 130 करोड़ तो आम जनता, मार पीट के पता चला कहा भाई जाओ तुम्हारा काम है बॉर्डर की सुरक्षा देना और तुम सुरक्षा दो, वो काम करो, राजनीति करना ये किसी अन्य का काम। इसीलिए देखते हो कि पॉलिटिक्स से सेना को एक तरह से बाहर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं, वहाँ की जनता का ही इस प्रकार का कल्चर है बच्चे, वहाँ की जनता को पसंद आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। वहाँ की जो आवाम है पाकिस्तान की, उनको मिलिट्री डिक्टेटरशिप अच्छा लगती है और वो सपोर्ट करते हैं, अरे ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, ठीक है, 2 थप्पड़ मार के नवाज शरीफ को हटा दिया, कैप्चर कर लिया, ये अच्छा है। फिर परवेज मुशर्रफ था, नवाज शरीफ थे, 2 थप्पड़ मारा उनको, चलो हटो, हाईजेक हो गया, पूरा सिस्टम को क्या कर लिया उन्होंने, हाईजेक कर लिया, और फिर काफी समय तक रूल किया। तो ये चीजें थी। लेकिन जहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहेगा ना बच्चे, वहां पे तुम देखोगे ऑथोरिटेरियन सिस्टम जैसी चीज, उन देशों का विकास बहुत अधिक नहीं होता। वो देश क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे किसी न किसी कंट्री के ऊपर। तो ये भी तुम्हें देखने को मिलता है बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो ये तुम्हें मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स गवर्नमेंट पता चला, ये गैर लोकतांत्रिक शासन के क्या है बच्चे, प्रकार है। आई बात समझ में? गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार माने जाते हैं, इनको गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार माना जाता है। एक आता है बच्चे, कहीं कहीं पे ना तुम्हें पढ़ने को मिलेगा धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, इसको इंग्लिश में थियोक्रेसी बोलते हैं, धर्मतंत्र बच्चे। जैसे यूएई में जाओगे, मतलब कहने का मतलब जहां शासन का संचालन जो हो रहा है बच्चे, वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे हो रहा है। शासन का संचालन अगर धार्मिक ग्रंथों के आधार पे हो रहा है बच्चे, तो उसको धर्मतंत्र शासन प्रणाली बोल सकते हैं। धर्मतंत्र पे आधारित शासन प्रणाली बोला जा सकता है। जैसे यूएई में चले जाओ बच्चे, या पश्चिमी एशियाई देशों में जाओगे बच्चे, तो वहां कुरान और शरीफ जो है, कुरान और शरीयत जो है, शरीयत जो है, कुरान और शरीयत जो है बच्चे, उसके आधार पे अगर शासन किया जा रहा है बच्चे, तो उसको हम लोग धर्मतंत्र शासन प्रणाली बोलते हैं, जो गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ही एक प्रकार है बच्चे, जिसको इंग्लिश में थियोक्रेसी बोला जाता है बच्चे। धार्मिक यानी ग्रंथों के, कुरान और शरीफ के आधार पे क्या किया जाएगा, शासन किया जाता है। मतलब वहां शासन होगा तो धर्म को देखा जाएगा, कुरान को पलट कर देखेंगे, शरीयत को पलट कर देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शासन सही चल रहा है या गलत चल रहा है, अगर गलत चल रहा है तो उसमें क्या सुधार करना है, ये सारी चीजें एक तरह से क्या की जाती है, निर्णय ली जाती है बच्चे। तो ये चीजें तुम्हें वहां पे दिखेगा बच्चे। जैसे यूएई में जाओगे, ठीक है ना, सऊदी अरब में जाओगे, यूएई यूनाइटेड अमीरात जो है बच्चे, ठीक है, यूएई में जाओगे तो वहां पे संसद भी है बच्चे, जनता के द्वारा संसद चुनी जाती है।
लेकिन संसद के द्वारा जो कानून का निर्माण होता है ना बच्चे, संसद जो कानून बनाती है उस कानून को कुरान और शरीयत के आधार पे चेक किया जाता है कि वो कानून सही है या गलत है। तो वहां पे जो लोकतंत्र है बच्चे, उस लोकतंत्र में ना धर्म तंत्र का भी क्या होता है, सम्मिश्रण दिखता है। यानी धर्म जो है वहां के लोकतंत्र को प्रभावित करता है। हमारे यहाँ तो धर्म जो है बच्चे वो एकदम निरपेक्ष हो जाता है। हम लोग का सेकुलर सिस्टम है। राजनीति में तो ऐसे धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि पॉलिटिक्स लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, तो धर्म का भी क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो धर्म तंत्र समझ में आया। सिंपल सी भाषा में यही बताना है, एकदम ऑब्जेक्टिव आंसर किसी को देना होता है। जहाँ पे शासन धार्मिक, ठीक है, ग्रंथ जो है, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं बच्चे, उसके आधार पे अगर शासन हो रहा है, उसके आधार पे अगर गवर्नेंस किया जा रहा है बच्चे, तो उसको हम लोग थियोक्रेसीज बोलते हैं, धर्मतंत्र शासन प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण मैंने यूएई का दिखा था बच्चे। और धर्मतंत्र, और एक चीज देखोगे बच्चे ना कि 1979 में अरब स्प्रिंग क्या है बच्चे, मतलब जो खास तौर से ट्यूनीशिया जगह है बच्चे, पश्चिमी एशियाई देश में आता है, और वहां से एक आंदोलन चला था, लोकतंत्र की मांग हुई थी। पश्चिमी एशियाई देश जो मुस्लिम कंट्री है बच्चे, वहां पे एक तरह से लोकतंत्र की मांग शुरू हुई, और उस लोकतंत्र के लिए एक वहां पे क्रांति शुरू हुई थी जिसको इस्लामिक क्रांति बोलते हैं, या फिर इसको अरब स्प्रिंग भी बोला जाता है। मतलब जो अरब देश थे बच्चे, उसमें से कुछ अरब देश थे जो एक तरह से लोकतंत्र की क्या करना शुरू किए, मांग करना शुरू किए कि लोकतांत्रिक तरीके से क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका ही एक बेहतर माध्यम है लोगों के विकास का। और धर्म के वजह से अरब देशों में गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, बहुत सारी गलत चीजें, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। तो वहां पे इस्लामिक क्रांति शुरू हुआ बच्चे, और उस इस्लामिक क्रांति ने क्या किया, अरब को दो भागों में डिवाइड कर दिया। कुछ अरब देश जो है वो लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार शासन करते हैं, और कुछ देश जो है अरब के बच्चे, वो एक तरह से धार्मिक जो लिटरेचर है, धार्मिक जो ग्रंथ है, उसके आधार पे शासन करते हैं। जैसे बच्चे तुम अफगानिस्तान का ले लो, तो अफगानिस्तान में जो तालिबानी जाति है, तालिबानी जो एथनिक ग्रुप्स है बच्चे, वो तो बोलता है कि अफगानिस्तान में जो शासन होना चाहिए वो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे होना चाहिए, लेकिन वहीं पे कुछ डेमोक्रेटिकल और लोकतांत्रिक लीडर्स हैं बच्चे, जो वो बोलते हैं कि जो शासन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं शासन लोकतांत्रिक नियमों के द्वारा होना चाहिए। तो यही जो था वो इस्लामिक क्रांति था। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि इस्लामिक क्रांति क्या है, तो ये बोलना कि अरब देशों में इस्लामिक क्रांति लाई गई थी, जहां पर ये बोला गया था कि अरब देशों में जो शासन होगा वो इस्लाम के नियमों के अनुसार, यानी कुरान और शरीयत के आधार पे होगा। लेकिन उसी अरब देशों में से कुछ ऐसे भी देश थे जो लोकतांत्रिक नियमों पर शासन करना चाहते थे बच्चे। तो इसी को हम लोग एक तरह से इस्लामिक क्रांति बोलते हैं। और इसी इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में देखोगे बच्चे तो धर्म तंत्र की क्या हो गई, स्थापना हो गई, और वो अब भी उधर तुम्हें देखने को मिलता है बच्चे। आएगा समझ में? क्लियर है बच्चे? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, देख लो तुम्हारे डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं तो एक और गैर लोकतांत्रिक शासन का प्रकार है बच्चे, जिस हाँ कुछ पूछना है रीचा बच्चे? ठीक है, तो अगला जो है बच्चे वो एक लोकतांत्रिक शासन का गैर लोकतांत्रिक शासन का प्रकार है बच्चे, जिसको हम लोग फांसीवादी शासन बोलते हैं, शासन प्रणाली बोलते हैं। तो जो फांसीवादी राष्ट्र होते हैं बच्चे, ये अंध राष्ट्रवाद को बड़ा बढ़ावा देते हैं। मतलब इनके लिए राष्ट्र ही एकदम सब कुछ हो जाता है, और राष्ट्र के लिए मतलब राष्ट्र की शक्ति के लिए गलत चीजों को बढ़ावा देना शुरू कर देना बच्चे। ठीक है, व्यक्ति के महत्व को एकदम टोटली क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और फांसीवादी शासन में भी तुम देखोगे एक ही दल क्या करता है, शासन करता है। और ये लोग हर समय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की क्या करते हैं, बात करते हैं। और राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में पता चला कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे ही क्या कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। जैसे इटली था फांसीवादी, इटली को ताकतवर राष्ट्र बनाना है, और ताकतवर राष्ट्र इटली तभी बनेगा जब बाकी अन्य देशों से हम लड़ेंगे, ताकतवर बनेंगे। ये सारी चीजें करके इटली का जो मुसोलिनी था ना, आम जनता को क्या कर दिया, लड़ा दिया।
ठीक है। बाद में आम जनता समझ में आ गई, आम जनता ने उसे ही गोली मार दिया, टांग दिया उल्टा करके, ठीक है उसको। तो कहने का मतलब जो फांसीवादी लीडर होते हैं, चाहे वो हिटलर हो, उसे अपने आप खुद ही सुसाइड करना पड़ा। और जो तुम्हारा इटली थी, इटली में जो मुसोलिन था बच्चे, फांसीवादी शासन का स्थापना करने वाला वही है। तो जो मुसोलिन था बच्चे, उसको आवाम ने, वहां की पब्लिक ने गोली मार दिया, ठीक है, और पूरा का पूरा रोड पर उल्टा कर दिया, किसी ने जूते से पिटाई कर रहा है, कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की फांसीवादी जो लीडर्स होते हैं उनकी स्थिति इस तरह की हो जाती है बच्चे। हाँ रीचा कुछ बोल रहे हो बच्चे? ठीक है बच्चे। तो फांसीवादी शासन में बच्चे ध्यान में रखना है कि जहाँ फांसीवादी शासन होता है वहां पे अंध राष्ट्रवाद, ठीक है ना, एकदम अंध राष्ट्रवाद हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति की पूजा छोड़कर ना शक्ति की पूजा होने लगती है, शक्ति को ज्यादा महत्व दे दिया जाता है, व्यक्ति का महत्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है। वहां पे कुछ लोगों का महत्व ज्यादा हो जाता है, आम व्यक्ति को तो कोई पूछा ही नहीं जाता, उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह से समझना शुरू कर देते हैं फांसीवादी शासन में बच्चे। और सेना जिस तरह से शासन करती है बच्चे, उसी प्रकार से शासन यहाँ पे एकदम डिसिप्लिन बच्चे, मतलब जो नियम, जैसे राजा होता था ना बच्चे, पहले राजा के जो आदेश होते थे तो आवाम को राजा के आदेशों का क्या करना होता था, पालन करना होता। उसी तरह से फांसीवादी शासन में भी होता है कि वहां का जो लीडर है उसने अगर बोल दिया तो वो आपको क्या करना है बच्चे, मानना है। अगर आप मानने से मना करते हो ना तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या, वो सीधा आपको या तो फांसी चढ़ा देंगे, या तो गोली मार देंगे, या तो फिर जेल में डाल देंगे, और बहुत अधिक विद्रोह करोगे बच्चे, ठीक है, तो आपको भगा भी देंगे। जैसे एंटोनियो ग्राम्सी जो था बच्चे, एंटोनियो ग्राम्सी था, इसने इटली में साम्यवादी शासन की, साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। और जो साम्यवादी शासन है बच्चे, वो समानता की बात भी करता है और स्वतंत्रता की भी बात करता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी जो था, इसको मुसोली ने पकड़ के, जितने थे वो तो कुछ भाग गए, ये पकड़ में आ गया, और पकड़ में जब आ गया एंटोनियो ग्राम्सी, इसको आजीवन जेल में रहना पड़ा था। और उसी जेल में रहते हुए प्रिजन्स नोट्स बुक्स, इसने बुक लिखी थी बच्चे, वो जेल में रहते हुए एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखा। तो एंटोनियो ग्राम्सी को जब पकड़ा गया था तब इटली में मुसोलिन का शासन था, और मुसोलिन ने साम्यवादी शासन को वहां पे निर्मित ही नहीं होने दिया, क्योंकि वो लोग समानता, स्वतंत्रता और इस तरह के मुद्दे को उठा रहे थे। जितने लोग मिले उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया। ये भी एंटोनियो जो ग्राम्सी था, ये भी काफी समय तक इटली में जेल में रहा बच्चे। फिर बाद में जाकर क्या होता है, मर ही जाता है। वहीं इसी जेल में रहते हुए इसने प्रिजन्स नोट्स बुक्स लिखी थी, जो काफी फेमस एंटोनियो ग्राम्सी की बुक मानी जाती है बच्चे। आई बस समझ में बच्चों? पब्लिश तो जब मर और गया, मुसोलिन का शासन खत्म हो गया, तो फिर वो बुक पब्लिश हुई, जब वहां पे भी लोकतांत्रिक तरीके से शासन स्थापित हुआ। जब तक मुसोलिन था तब तक तो कुछ इस तरह के लिटरेचर पब्लिश नहीं होने दिए जाते हैं बच्चे, जहाँ पे खास तौर से राजतंत्र हो या जहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम होती है बच्चे, तो वहाँ पे इस तरह का कोई लिटरेचर पब्लिश नहीं होने दिया जाता है जिस लिटरेचर को पढ़ने से आवाम सरकार के खिलाफ विद्रोह करते बच्चे। ये प्लेटो भी बोलता है, वैसे प्लेटो भी ये बोलता है कि उस तरह का कोई लिटरेचर नहीं पब्लिश होने चाहिए उस राज्य में जो राज्य में क्रांति लाने के लिए एक साधन बन जाए बच्चे। इसीलिए तो माना जाता है कि जो प्लेटो है बच्चे, प्लेटो को भी बोलते हैं कि फांसीवाद का पिता है। प्लेटो के विचार और फांसीवादी विचारधारा को अगर देखोगे बच्चे तो वो मैच कर जाते हैं। प्लेटो के जो विचार हैं और फांसीवादी विचारधारा जो है वो मिलने लगते हैं बच्चे, लेकिन वो बाई चांस मिलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मिलने के आधार पे लोग बोल ही देंगे बच्चे कि नहीं, ये तो प्लेटो जो है वो कहीं ना कहीं फांसीवादी विचारक है, अधिनायकवादी विचारक की बात कर रहा है। और उसमें क्या होता है, उसका जो राजा है बच्चे, प्लेटो का भी जो राजा है, जो फिलोसफर किंग है, दार्शनिक राजा है, वो भी तो एक प्रकार का डिक्टेटर है, ठीक है। लेकिन वो मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल डिक्टेटर हो जाता है, बुद्धिमान राजा का शासन हो जाता है। और बुद्धिमान राजा का शासन उसने बोल देता है कानून और, ठीक है, और भी चीजों से क्या होगा, ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्लेटो के विचार थे बच्चे, वो बाई चांस, ठीक है, बाई चांस फांसीवादी विचारधारा से क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं। तो जब प्लेटो को तुम पढ़ोगे, प्लेटो को मैंने पढ़ाया भी था, तुम लोग को वीडियोस भी भेजी थी, तो उसको जब दोबारा तुम लोग अगर रखा है सुनोगे तो वो चीजें तुम्हें समझ में आएंगी बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये उस जो पिछला टॉपिक था उसका ये टॉपिक था बच्चे। तो पिछला जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब नया हम लोग टॉपिक क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग संविधान और संविधानवाद को पढ़ेंगे और संवैधानिक शासन क्या होता है उसको भी। संविधान क्या होता है
संविधानवाद क्या होता है और संवैधानिक शासन क्या होता है, ये चीजें हम समझेंगे।